So before we go ahead, we'll very quickly revise. अगर आपको याद होगा हमने कल मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये टॉपिक देखा था, उसके बाद हमने एक टोरॉइड का केस लिया था एंड वी फाउंड आउट व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड. तो फटाफट से वो हम रिवाइज करेंगे एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, तो इफ यू रिमेंबर लास्ट topic in the last lecture was magnetization and magnetic intensity. तो बेसिकली ये मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो ये पता होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो source of magnetism in a material comes from electron which is revolving around the nucleus. So any revolving electron around the nucleus behaves as if it is a current carrying loop, and current carrying loop जैसा है तो it has magnetic properties, मतलब it behaves as a magnetic dipole, right? तो any circulating electron around the nucleus of an atom behaves as if it is a magnetic dipole. और हमने कल ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट डिराइव किया था, अगर आपको याद होगा. 3-4 फॉर्मूला थे, EVR/2, या फिर इफ यू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी डिराइव किया था. क्या था? EL/2me, या फिर L की जगह पे आप लिखते हो NH/2π. तो यू मस्ट रिमेंबर नाउ magnetic dipole moment due to orbital motion of an electron is equal to EVR/2. ये कल डिराइव किया था हमने, फिर हमने मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया इसको, और ये जो MVR है ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम. तो यू हैव E/2me into एंगुलर मोमेंटम, और अकॉर्डिंग टू बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट L होता है NH/2π. तो ये आता है E/2me NH/2π. So this is equal to ENH/4πme. और अगर आपने n की वैल्यू 1 ले ली, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, if the electron is of first orbit, तो ये जो EH/4πme इसको हम लोग बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन. क्या बोलते हैं इसको? बोहर मैग्नेटॉन. तो किसी भी एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन ही मेंशन करते हैं हम लोग, राइट? तो बेसिकली every substance has atoms, every atom has electrons, and these electrons are revolving around the nucleus, and revolving electron around the nucleus behaves as if it is a tiny magnet, correct? तो किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म कहाँ से आएगा? इट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने कल देखा था. अब जब बल्क मटेरियल बनता है, when many atoms come together, क्योंकि ये इफ यू रिमेंबर हमने कल भी देखा था, ये जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपको याद होगा. तो जब बल्क सब्सटेंस बनेगा तो बहुत सारे एटम साथ में आएंगे, हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट है, और जो डाइपोल मोमेंट है अगर वो रैंडमली ओरिएंटेड है तो रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स दे में कैंसल आउट ईच अदर. मतलब ऐसा हो सकता है कि सब्सटेंस के पास नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो, देयर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट विद द सब्सटेंस. जिस मटेरियल के पास डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है. तो ऐसा हो सकता है देयर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट, और ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज सम रिमेनिंग डाइपोल मोमेंट. बाकी के रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल मोमेंट्स कैंसल आउट हो गए, लेकिन कुछ there were some dipole moments which were aligned in the same direction, they are pointing in the same direction. तो वो तो कैंसिल होंगे नहीं, क्योंकि वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन दे ऐड अप. तो एक मटेरियल में यूनिट वॉल्यूम में कितना नेट डाइपोल मोमेंट है उसको क्या बोलते हो? मैग्नेटाइजेशन. तो मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो मैग्नेटाइजेशन mz is defined as net dipole moment per unit volume. फिर हमने इसका ऐसा यूनिट भी देखा था एम्पियर पर मीटर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर. हमने इसके डायमेंशंस भी देखे थे. So I'll not go into dimensions now.
हमको फिलहाल सिर्फ रिवीजन करना है, तो नॉट गो फॉर डायमेंशंस नाउ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? गुड। फिर हमने एक केस दिया था टोरॉइड का। इसके बाद व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन अ टोरॉइड. टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड बेंट इन द शेप ऑफ अ डोनट. तो टोरॉइड मतलब होता है सोलेनॉइड है. तो यू हैव अ टोरॉइड which is basically a solenoid. Okay, and as you know, इसके ऊपर वाइंडिंग्स होते हैं. Let us say small n is the number of turns per unit length of this toroid. पिछले चैप्टर में मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हमने इस टोरॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी. दैट वाज म्यू जीरो एन आई. लेकिन ये इन दैट केस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, ये होता है ओनली ड्यू टू करंट थ्रू द वाइंडिंग. वो जो फॉर्मर है, फॉर्मर मतलब कोर, जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग किया है, उस केस में हमने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि ये जो फॉर्मर है, जो कोर है, ये मैग्नेटिक इन नेचर है. तो बेसिकली हमारा अजम्पशन ये था कि जिस फॉर्मर के ऊपर वाइंडिंग है दैट इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर. लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब ये जो फॉर्मर है जिसके ऊपर तुमने वाइंडिंग की है, इसको भी हम लोग लेने वाले हैं मैग्नेटिक इन नेचर. तो नाउ इन दिस केस एक्सिस पे, इस टोरॉइड के एक्सिस पे दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे. एक होगा ड्यू टू करंट और एक होगा ड्यू टू मटेरियल. और जो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड आता है, इफ यू रिमेंबर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन. और लॉजिकल भी है ना, जितना ज्यादा नेट डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा. जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द मटेरियल. तो ये जो bm होता है, दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो एम. तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड इज b जीरो प्लस bm. व्हाट इज b जीरो? म्यू जीरो ni प्लस म्यू जीरो mz. इसमें से यू कैन टेक आउट म्यू जीरो कॉमन, ni प्लस mz. ओके, दिस ni इफ यू रिमेंबर, इसको हम बोलते हैं h. दिस इज h प्लस mz. ओके, ये आ गया आपका टोटल इंडक्शन. और हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया था जिसको तुम बोलते हो ससेप्टिबिलिटी. अब आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो ससेप्टिबिलिटी से आगे होगा. तो ससेप्टिबिलिटी वाज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी. एच को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी. रिमेंबर दिस. तो देयरफॉर मैग्नेटाइजेशन mz इक्वल टू chi h. और ये तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन में, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू जीरो h plus chi h. So therefore B equal to mu zero 1 plus chi into h. ये जो 1 plus chi है इसको तुम बोलते हो रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर. और ये जो म्यू जीरो इंटू म्यू आर है इसको तुम बोलते हो एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ द म्यू. राइट? तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक कवर किया था. ऑफ कोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. मतलब वो कोर के ऊपर डिपेंड करेगा. कोर अगर आयन का है तो अलग, कॉपर का है तो अलग. तो इट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल इटसेल्फ. ऑलराइट, तो इतना हमने देखा था लास्ट सेशन में. नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड. अब बेसिकली इसके आगे सारा थ्योरी है. तो जब भी थ्योरी होता है तो देन व्हाट वी डू इज पीपीटी. तो इसके आगे है पूरा का पूरा थ्योरी. So we'll go through PPT in this case. Okay. All right. तो हमको अभी देखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. हम लोग किसी भी मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं हाउ इट बिहेव्स अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मतलब आप मटेरियल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो और उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर कैसा है, डिपेंडिंग ऑन दैट बिहेवियर यू क्लासिफाई मटेरियल इनटू 3 टाइप्स: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. या फिर यू कैन आल्सो क्लासिफाई
दिस मटेरियल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ससेप्टेबिलिटी। मैंने इसलिए भी बताया था आपको कि ससेप्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आपको बताएगा कि मटेरियल कौन से टाइप का है। तो लेट अस हैव अ लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्लासिफाइज मटेरियल ब्रॉडली इनटू डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। आप सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव कर रहा है उसके ऊपर हम लोग कैटेगराइज करते हैं मटेरियल को एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, राइट। डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी होता है इट इज नेगेटिव एंड स्मॉल। तो फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड स्मॉल। कितना स्मॉल? तो 10⁻⁻2 के ऑर्डर में आता है ये विद अ नेगेटिव, मतलब -0.001 -0.0001 ऐसा आएगा वो। फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल magnetic susceptibility is positive but small, and for ferromagnetic material susceptibility is positive and large. तो ये रफ कैटेगराइजेशन है। हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या, एग्जैक्टली पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या, और एग्जैक्टली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या। लेकिन जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट, डायमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी होता है नेगेटिव एंड स्मॉल, पैरामैग्नेटिक का होता है पॉजिटिव एंड स्मॉल, फेरोमैग्नेटिक का होता है पॉजिटिव एंड लार्ज, राइट। तो टिपिकल वैल्यूज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी है -10⁻³ टू -10⁻⁵, मतलब -0.001 से लेके तो -0.00001 तक, राइट। एंड फॉर पैरामैग्नेटिक इट इज फ्रॉम 0 to 10⁻⁻3, मतलब 0 से लेके 0.001 तक। एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक इट इज बिटवीन 100 to 1000। गुड। तो जहां पे भी आपको ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू पॉजिटिव और लार्ज मिला मतलब वो फेरोमैग्नेटिक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नॉर्मली ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, मतलब दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी में दो टाइप है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, और परमानेंट में एक ही है, फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी लार्ज एंड पॉजिटिव होगा। क्लियर यहां तक? तो वी विल क्लासिफाई material based on how it behaves when it is kept in an external magnetic field, and any material can be classified into three categories: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. इसमें से डाया और पैरा दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स और फेरो इज परमानेंट मैग्नेट। डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी होता है नेगेटिव एंड स्मॉल, पैरा का पॉजिटिव एंड स्मॉल, और फेरो का पॉजिटिव एंड लार्ज। तो वन बाय वन वी विल स्टडी ईच ऑफ दिस टाइप। तो पहले हम देखेंगे डायामैग्नेटिज्म, बहुत सिंपल है। अब बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग डायामैग्नेटिज्म इन डिटेल, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो नोट्स में या टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं भी होते, दैट इज समथिंग यू हैव टू बेसिकली थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्योरी तुमको पढ़ना चाहिए, सो एज टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट कि क्यों डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्पररी मैग्नेट्स है और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। अल्टीमेटली मैंने जैसे आपको बताया मटेरियल किस से बना है, एट द बेस लेवल, फंडामेंटल लेवल, एटम से। अब इसमें आपके पास दो टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं, वन इन विच एटम्स हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वन इन विच एटम्स हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन ऑड, उसके बाद हीलियम इवन, लिथियम ऑड, ऐसा यू मे हैव डिफरेंट सब्सटेंसेस। एटम्स में दो ही चीज है, या तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है इवन, राइट। और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मैंने कल आपको बताया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, याद है? नो two electrons can have same values of all the four quantum numbers. n, l, ml सेम हो सकता है, ms cannot be same. एक इलेक्ट्रॉन का ms अगर +½ है तो दूसरे का -½ है, मतलब एक का स्पिन स्टेट अगर नीचे पॉइंट कर रहा है तो दूसरे का ऊपर पॉइंट कर रहा है।
मतलब एक का मैग्नेटिक मोमेंट अगर नीचे पॉइंट कर रहा है, दूसरे का ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो जिस एटम में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पे डाइपोल मोमेंट का कैंसलेशन होता है। मतलब एटम के पास ही नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? जीरो। अभी जिस सब्सटेंस के पास खुद के पास, मतलब जिस सब्सटेंस के एटम्स के पास खुद के पास ही डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो सब्सटेंस के पास क्या होगा? जीरो। तो वो मटेरियल नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। So remember, diamagnetic substances are made up of atoms which have even number of electrons. Very important thing. और paramagnetic, they are made up of odd number of electrons. अब होता क्या है, आइडियली स्पीकिंग, ये जो diamagnetic substance है, they are made up of atoms which have even number of electrons. लेकिन जब इसको तुम external magnetic field में रखोगे, they are weakly repelled by the magnetic field. So substances which are weakly repelled by a magnet are called as diamagnetic substances. Even though यहाँ पे हर एक एटम के पास डाइपोल मोमेंट जीरो था, तो जब सब्सटेंस बना तो सब्सटेंस के पास भी डाइपोल मोमेंट कितना है? जीरो है। लेकिन फिर भी जब आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होता है? वीकली रिपेल होता है। वीकली रिपेल होने का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एवरीवेयर। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन सेम हुआ तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। मतलब एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम है, फिर दूसरे पॉइंट पे ज्यादा है, फिर बढ़ गया और फिर बढ़ गया। तो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, बट यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स नाउ। तो व्हाट यू शुड नो इज, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अब ऐसा दिखा था। यहाँ पे मैंने वेक्टर्स का लेंथ छोटा दिखाया है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम है, और फिर मैं वेक्टर्स का लेंथ बढ़ाते जा रहा हूँ, वहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है। तो जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो दे आर वीकली रिपेल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीकली रिपेल्ड? मतलब वो जो भी सब्सटेंस होगा, व्हाट एवर सब्सटेंस इट इज, वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग रीजन से मैग्नेटिक फील्ड के वीक रीजन में मूव। रिपेल का मतलब क्या होता है? पुश। तो such kind of substances, they tend to move from strong part of the field to the weak part of the field. So in a diamagnetic substance, पहली बात तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैंसल ईच अदर। मैंने अभी बताया क्यों कैंसिल होगा। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना मतलब क्या? एक का डायपोल मोमेंट अगर ऊपर पॉइंट कर रहा है तो दूसरे का नीचे पॉइंट कर रहा है। तो इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, magnetic dipole moments of all the electrons in an atom cancel each other since the atom has even number of electrons and hence all the electrons are paired. बताओ, आपको पेयरिंग दिखाया होगा ना आपने केमिस्ट्री में, एक अप एरो एक डाउन एरो दिखाते हो ना ऐसा। तो जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, राइट? करेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट, राइट? तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम इज जीरो। अब जब एटम के पास ही नहीं है तो सब्सटेंस का कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो मटेरियल ओवरऑल विल शो नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, तब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। वो क्यों करता है? आप व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली क्या हो रहा था, तुमको जो रेड एरो दिख रहे हैं ना, रेड एरोस, ये एक शेल के दो इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट अपवर्ड है और दूसरे का डाउनवर्ड। तो जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, ये जो ग्रीन एरो दिख रहा है ना, ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली अगर मेरे पास एक ऑर्बिट के दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोथ दिस इलेक्ट्रॉन शुड हैव सेम स्पीड। इफ आई हैव टू इलेक्ट्रॉन्स in the first orbit, both of these electrons should move with
सेम स्पीड। लेकिन जब आप ऐसे सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो जिस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में है, इट स्लोज डाउन, उसका स्पीड कम हो जाता है। और जिस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट हो, उसका स्पीड बढ़ जाता है। और आपको मैंने आज स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, EVR/2। मतलब डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, स्पीड। स्पीड कम होना मतलब डाइपोल मोमेंट कम होना, स्पीड बढ़ना मतलब डाइपोल मोमेंट बढ़ना। तो जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तब तक अगर एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों का स्पीड सेम है, मतलब दोनों का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू सेम है, सिर्फ एक का ऊपर पॉइंट कर रहा है, एक का नीचे पॉइंट कर रहा है, तो क्या हो गया, कैंसलेशन। जब आप ऐसे एटम्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होता है, उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम। क्यों होता है कम, क्योंकि डाइपोल मोमेंट स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विथ एक्सटर्नल फील्ड, तो उसका स्पीड कम हो गया। स्पीड कम होना मतलब क्या कम होना, डाइपोल मोमेंट कम होना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, EVR/2। इसलिए तो स्टार्ट ही वहां से किया, सो दैट यू कैन कनेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो स्पीड अप होता है। वेलोसिटी बढ़ना मतलब क्या बढ़ना, डाइपोल मोमेंट बढ़ना। अब आपके पास दो वेक्टर्स है विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मेरे पास अगर दो वेक्टर हो अपोजिट डायरेक्टेड बट नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या होगा, कैंसल आउट कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। कैंसिल तो पहले हो रहा था ना, क्योंकि पहले दोनों का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू सेम था, अब भी सब्ट्रैक्ट होगा। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। तो डायग्राम में दिख रहा है आपको M1 डैश और M2 डैश में से बड़ा कौन है, M2 डैश। तो रिजल्टेंट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड्स, मतलब एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट। इसका मतलब जब आप एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो वहां पे एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है विच इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। है क्लियर। तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने से पहले डाइपोल मोमेंट कितना था, जीरो। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है क्या, नहीं, देयर इज नॉन जीरो। बट इंपॉर्टेंटली जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो दैट विल रिपेल। ज्यादा क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, गुड। So now when the diamagnetic materials are kept in an external magnetic field, the electrons whose orbital magnetic moments are in the same direction as that of external field slow down, जो मैंने तुमको अभी बताया, and the electrons whose orbital magnetic moments are in the direction of the field, they speed up, thus developing magnetic moment in the direction opposite to that of external magnetic field. As a result, diamagnetic substance is weakly repelled by the applied field. क्लियर है तक। ऑलराइट, तो ये बेसिक बेसिक चीजें याद रखना। atoms which have even number of electrons, they make up diamagnetic substances. नॉर्मली जो दो इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड होने की वजह से उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, राइट। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है एटम के पास, तो सब्सटेंस के पास भी नहीं है। बट व्हेन यू कीप सच सब्सटेंसेस इन एक्सटर्नल फील्ड, जिस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो स्लो डाउन होगा, स्पीड कम होगा, तो उसका ऑर्बिटल मोमेंट भी कम होगा। और जिस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोजिट होगा, वो स्पीड अप होगा। स्पीड अप होने की वजह से उस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो ओवरऑल द एटम डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, राइट, करेक्ट, हेंस इट इज वीकली रिपेल्ड। तो एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, आपके सिलेबस में आपको डायमैग्नेटिक
डायमैग्नेटिज्म के बारे में इतना पता होना चाहिए प्लस सम प्रॉपर्टीज। तो सेम पैरामैग्नेटिक के लिए भी होगा, बेसिक आइडिया ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड देन प्रॉपर्टीज। तो कुछ 7 से 8 प्रॉपर्टी है, सिंपल सिंपल है। अभी अगर मैंने एक डायामैग्नेटिक मटेरियल का थिन रॉड बना लिया, उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में, यहाँ पे फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया, तो क्या होगा, वो जो रॉड है इट कम्स टू रेस्ट विथ इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन है, इसमें मैंने अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के रॉड को सस्पेंड कर दिया फ्रीली, तो क्या होगा, इट कम्स टू रेस्ट विथ इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, if a thin rod of diamagnetic material is freely suspended in an external magnetic field, it comes to rest with its length perpendicular to the direction of field. Property number 2, these materials when placed in an external non-uniform, पहले केस में रॉड आपने कौन से फील्ड में रखा था, यूनिफॉर्म। अब आप कहाँ रख रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म। मैं तो पहले बता ही चुका हूँ, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम stronger part to the weaker part, क्योंकि it is weakly repelled. So these materials when placed in an external non-uniform magnetic field tend to move from stronger part to the weaker part of the field. Okay. Then property number 3, in the absence of external magnetic field, अगर मैंने magnetic field हटा दिया तो क्या होगा, net dipole moment should be 0. So net magnetic moment of the diamagnetic substance is 0. So they show magnetic properties only in presence of external field. Okay. Then जैसे मैंने आपको बताया, अभी बोला ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाए आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, such substances can never be used to make permanent magnets. तो आपने देखा होगा परमानेंट मैग्नेट, अभी इस पेन में भी मैग्नेट है, राइट। तो डेफिनेटली जो पेन है ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज नॉट लूजिंग इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देन इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, हाँ, हमने पहला प्रॉपर्टी क्या देखा था, क्या देखा था पहला प्रॉपर्टी, हमारे पास एक थिन रॉड है, किसका थिन रॉड है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का, करेक्ट। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो पहले केस में हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक सॉलिड फॉर्म देखा था, रॉड इज अ सॉलिड फॉर्म। उसको जब तुमने एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो क्या हुआ, इट कम्स टू रेस्ट विद इट्स लेंथ परपेंडिकुलर। अब हम देखेंगे व्हाट हैपेंस इफ यू हैव डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो अगर हमारे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, if a magnetic field is applied to a diamagnetic liquid in one arm of the U-tube, the liquid level in the arm is lowered. मतलब क्या है इसका, सिंपल है, the idea here is very simple। अगर मेरे पास एक U-tube है और U-tube में मैंने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भर दिया लिक्विड फॉर्म में, तो आइडियली यू शुड नो दोनों साइड पे हाइट क्या होता है, सेम, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, सेम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर मैं इन दोनों में से सिर्फ एक ही आर्म पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो लेट अस से आई एम अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस आर्म पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस साइड पे लिक्विड का लेवल लोअर हो जाएगा, दैट इज द आइडिया, करेक्ट। एंड मैंने आपको पहले ही बताया ये सिर्फ प्रॉपर्टीज है, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ दिस। तो अगर आपके पास एक डायमैग्नेटिक लिक्विड है, आपने अगर यू ट्यूब में फिल कर दिया, यू शेप ट्यूब में, और आपने अगर यू शेप ट्यूब के सिर्फ एक आर्म पे, सिंगल आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो उस आर्म में लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। देन मेरे पास 3 फॉर्म आएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ if a diamagnetic gas is introduced between the pole pieces of a magnet, pole piece मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो अगर मेरे पास नॉर्थ पोल है और मेरे पास साउथ पोल है, इन दोनों में अगर मैंने डायमैग्नेटिक गैस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो जो गैस है इट स्प्रेड्स एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द वे,
नॉर्थ टू साउथ। तो जो गैस है ना वो खुद को ऐसा ओरिएंट कर लेगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एट राइट एंगल्स, मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट, राइट। पैरामैग्नेटिक में पैरेलल होता है। तो अगर आपने मैग्नेट के पोल पीसेस लिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसके बीच में अगर आपने डायमैग्नेटिक गैस को छोड़ दिया, वैसे एयर दैट यू ब्रीथ इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, राइट। तो अगर आपने उसमें सिर्फ डायमैग्नेटिक गैस को छोड़ दिया, तो डायमैग्नेटिक गैस जो है खुद को राइट एंगल पे ओरिएंट कर लेता है, तो एट इट ब्रिंग्स इटसेल्फ एट राइट एंगल टू द फील्ड। एग्जांपल, सिल्वर, गोल्ड, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एयर, वाटर एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये 7 प्रॉपर्टी है, डन। इससे ज्यादा तो गूगल डरने नहीं वाला है। और याद कैसे रखते हैं, क्या ही याद रखना है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। अगर सॉलिड रॉड डायमेटिक सब्सटेंस का मैंने फील्ड में फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो गैस क्या होगा फिर, परपेंडिकुलर होगा, राइट। और अगर लिक्विड लिया, तो लिक्विड तुम एक यू शेप ट्यूब में भर रहे हो, उसके एक आर्म पे फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो उस आर्म में लेवल क्या हो गया, लोअर हो गया। 3 प्रॉपर्टी तो यही हो गए। चौथा प्रॉपर्टी एग्जाम्पल, लीड, सिल्वर, गोल्ड, नाइट्रोजन, एयर, डन, खत्म। एयर बोल दिया तो ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, राइट, क्योंकि एयर में ये सारे गैसेस होता ही है ना। ओके, वेरी गुड, राइट, गुड। फिर और एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। तो ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी याद रहती है। गुड। देन एक प्रॉपर्टी तो मैंने तुमको पहले ही बता दी थी, व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एंड स्मॉल। तो 6 पॉइंट्स तो ऐसे ही आ जाएंगे तुमको। और अगर ये आया तो इसको छोड़ना मत, बहुत सिंपल है, फ्री के मार्क्स है, एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी ससेप्टेबिलिटी है। देन विल मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल, दैट इज पैरामैग्नेटिज्म। अगर आपको याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऑलवेज हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायामैग्नेटिक में क्या हो रहा था, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, मतलब सारे ही इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा था। क्योंकि पेयरिंग में क्या होता है, एक डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड्स है तो दूसरा अपवर्ड्स, कैंसलेशन। तो वहां पे तो एटम के पास, खुद के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं था, तो सब्सटेंस के पास कहां से आएगा, नहीं आएगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में यू हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 तो पेयर बन गए, उसका तो कैंसिल हो गया। जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया अनपेयर्ड, दैट विल कंट्रीब्यूट टू डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हर एक एटम को आप बोलते हो टाइनी मैग्नेट, क्योंकि ईच एटम हैज नेट डायपोल मोमेंट। लेकिन जब सब्सटेंस बनता है, सब्सटेंस डज नॉट हैव नेट डायपोल मोमेंट। तो बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में एटम के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं था, तो सब्सटेंस के पास तो आएगा ही नहीं। पैरामैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं है, ईच एटम हैज डायपोल मोमेंट, सो ईच एटम इज अ टाइनी मैग्नेट। लेकिन जब सब्सटेंस बनता है तो सब्सटेंस के पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब सब्सटेंस बनेगा तो बहुत सारे डायपोल मोमेंट साथ में आएंगे। लेकिन ये जो डायपोल मोमेंट्स है ये रैंडमली ओरिएंटेड है, और डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर है। यू नो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स, जीरो। तो देयर इज नो नेट डायपोल मोमेंट। एंड बाय द वे, जैसे diamagnetic substances were weakly repelled by external field, these substances are weakly attracted by the external field. So substances which are weakly attracted by a magnet or magnetic field are called as paramagnetic substances. In paramagnetic substances, the magnetic dipole moment of all the electrons does not cancel out, resulting in some dipole moment of an atom, right? So that each atom of paramagnetic substance is equivalent to a tiny magnet, right?
करेक्ट, जिसको एटॉमिक मैग्नेट भी बोलते हो तुम। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया तो ये सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स का डायरेक्शन क्या है, रैंडम है, तो नेट क्या होगा, जीरो। सो इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द डायपोल मोमेंट्स ऑफ ऑल द एटम्स आर रैंडमली oriented and hence the net dipole moment of the substance is zero. डायग्राम ए, फिगर ए, वो अगले पेज पे आ जाए, राइट। तो याद रखो, इन एब्सेंस ऑफ, मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ये सारे के सारे डायपोल मोमेंट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, तो रिजल्टेंट इज जीरो, करेक्ट। लेकिन तुमने अगर पैरामेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, अभी एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो उसमें भी दो केसेस है। यू कैन कीप अ पैरामेटिक सब्सटेंस इन वीक एक्सटर्नल फील्ड या फिर स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड। तो पैरामेटिक सब्सटेंस जब तक एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, व्हाट इज नेट डायपोल मोमेंट, जीरो। बट व्हेन यू कीप पैरामेटिक सब्सटेंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब कौन सा फील्ड उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यू मे हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और यू मे हैव अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो आगे देखेंगे। तो यू कैन कीप पैरामेटिक सब्सटेंस इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तुम यहाँ पे अगर ये देख रहे हो, ये था इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, in presence of weak field, in presence of weak field, only a few dipole moments align themselves in the direction of the field, बाकी अभी भी रैंडम है। लेकिन अगर नोटिस किया होगा, weak field में there are some dipole moments which have aligned themselves in the direction of the field, ये direction of the field था, external field था। तो जब magnetic field weak है, तो only a few dipole moments are aligning themselves in the direction of the field, बाकी अभी भी रैंडम है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स दे परफेक्टली अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो भी देखोगे तुम। तो इन दिस केस, इन द केस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, फ्यू मैग्नेटिक मोमेंट्स, मतलब टाइनी मैग्नेट्स, अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, all magnetic moments align themselves in the direction of external field। तो ये जो डायग्राम ए है, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे सारे के सारे डायपोल मोमेंट क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है। इन फिगर बी व्हाट यू सी इज, आपको दिख रहा होगा देयर आर फ्यू, जैसे ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये है, दीज आर ऑल अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि फील्ड वीक था, तो वीक फील्ड सारे के सारे डायपोल मोमेंट को ओरिएंट नहीं कर सका, रोटेट नहीं कर सका, लेकिन बहुत सारों को कर दिया, करेक्ट। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग फील्ड, फिगर सी, you see all the dipole moments are directed in the direction of the external field। Is that clear, right? अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया तो क्या होगा, the dipole moments will again be randomly oriented and the substance will lose its magnetism। इसके लिए ये भी टेम्पररी मैग्नेटिज्म है। तो जैसे वहां पे 7-8 प्रॉपर्टीज थे, यहाँ पे भी 7-8 प्रॉपर्टीज है और एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में है। मतलब तुमको अगर डायमैग्नेटिज्म याद है तो तुमको पैरामैग्नेटिज्म बाय डिफॉल्ट पता है। वहां पे पहला प्रॉपर्टी क्या था, अगर हमने एक सॉलिड रॉड, थिन रॉड बनाया होता, किसका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, और उसको अगर हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में फ्रीली सस्पेंड किया होता तो क्या होता, इट विल अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यहाँ पे पैरेलल। If a thin rod of paramagnetic material is freely suspended in a uniform magnetic field, it comes to rest with its length parallel to the direction of the field। वहां पर दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, these materials when placed in external non-uniform magnetic field, वो weakly repel होते हैं, मतलब they tend to move from stronger part to weaker part, and in this case they tend to move from weaker part to stronger part। तो जो नोट्स मैंने बनाया है, सीक्वेंस भी सेम रखा है, सो दैट आपका कोर मेमोरी कम यूज हो। उसके बाद क्या था,
एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया तो सब्सटेंस लूजेस मैग्नेटिज्म, ऐसे था ना। In the absence of external magnetic field, the dipole moments of the atom are randomly oriented, and hence the net dipole moment of the substance is zero. Then, as soon as external field is removed, the substance loses its magnetism. उसके बाद डायामैग्नेटिक लिक्विड, अभी पैरामैग्नेटिक लिक्विड। तो अगर हमने यू शेप का ट्यूब लिया, उसमें अगर हमने एक पैरामैग्नेटिक लिक्विड फिल कर दिया और एक ही आर्म पे, सिंगल आर्म पे फील्ड अप्लाई किया, तो पिछले केस में क्या हुआ था, यहाँ पे क्या होगा? ओके, अच्छा ठीक है, ये पांचवा प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं। सिंस पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, दे कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। ये तो तुम डायमैग्नेटिक के लिए भी बोल सकते हो। देन नेक्स्ट, if a magnetic field is applied to paramagnetic liquid in one arm of U-tube, the liquid level rises in that arm. सब सेम है। फिर गैस था, यहाँ भी गैस होना चाहिए। If a paramagnetic gas is introduced between the pole pieces of magnet, वहां पे गैस कैसे अलाइन कर रहा था? राइट एंगल्स पे। यहाँ पे कैसे करेगा? पैरेलल। स्ट्रेच इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मतलब पैरेलल टू द फील्ड। तो पिछले केस में राइट एंगल्स पे था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल है। इस केस में इट विल spread itself in the direction of the field. Then susceptibility is small and positive, right? Magnetic susceptibility for paramagnetic substance is small and positive. और एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है, magnetic susceptibility is inversely proportional to absolute temperature. Magnetic susceptibility of paramagnetic substance, diamagnetic नहीं, इस पे भी क्वेश्चन आया था एमसीक्यू स्टेट बोर्ड। The susceptibility of which substance depends on the temperature? Paramagnetic. और कैसे डिपेंड करता है? Inversely proportional. तो susceptibility of a paramagnetic material is inversely proportional to temperature. काम का है, राइट right? और इस पे, इसी पे बेस्ड और एक लॉ बनेगा, क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, जो अगला है। चलो देखते हैं। लास्टली यू हैव एग्जांपल्स, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, क्रोमियम, ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा समझ के चलो, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है? डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक। सोडियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब आ जाते हैं क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। सिंपल। व्हाट इज क्यूरीज लॉ? कुछ कुछ नहीं है, एकदम बहुत सिंपल सी चीज है। एक बात बताओ, चलो क्यूरीज लॉ याद कैसे रखते हो बता देता हूं मैं आपको। एक बात बताओ मुझे, व्हाट वाज मैग्नेटाइजेशन? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सही है। अगर मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और हमने अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया, तो विल देयर बी एनी नेट डाइपोल मोमेंट? नो, क्योंकि तुमने यहाँ पे अभी देखा था, रैंडमली ओरिएंटेड थे ना वो। ये देखो, ये रैंडमली ओरिएंटेड है ना। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे फ्री के मार्क्स है। डाइपोल मोमेंट्स आर गेटिंग ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जितना मैं फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करते जाऊंगा, क्या होगा? उतने ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट होते जाएंगे। मतलब क्या होगा? मतलब नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। डायग्राम ए में व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम? जीरो। तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? जीरो। डायग्राम बी में इस नेट, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन जीरो है क्या? नहीं। सी में जीरो है क्या? नहीं। लेकिन बी और सी में ज्यादा किस में है? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? नेट डाइपोल मोमेंट ये किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फील्ड पे। जितना नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, उतना क्या ज्यादा होगा? मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा।
तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ सैंपल किस पे डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल फील्ड के स्ट्रेंथ पे। ये क्यूरीज लॉ है, यही क्यूरीज लॉ है। इफ यू लुक केयरफुली, तो क्या बोला है, लिखा है कि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड। तो जितना ज्यादा तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतने ही ज्यादा डायपोल मोमेंट्स फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, अलाइंड होंगे। मतलब उतना ही ज्यादा नेट डायपोल मोमेंट होगा, मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड क्या करता है? एक्सटर्नल फील्ड डायपोल मोमेंट्स को क्या करता है, अलाइन करता है। क्या करता है? अलाइन करता है। मतलब वो टाइनी मैग्नेट्स को एक डायरेक्शन में लाने का काम करता है, और टेम्परेचर उसका उल्टा काम करता है। थर्मल एजिटेशन बोलते हैं उसको। तो केमिस्ट्री में सुना होगा तुमने, थर्मल एजिटेशन। हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने नहीं सुना हो। तुम्हारा ध्यान नहीं हो दूसरी बात है। थर्मल एजिटेशन, देखो एक चीज याद रखना, तुमने शायद एंट्रोपी भी सुना होगा। व्हाट इज एंट्रोपी? डिसऑर्डरनेस। तुमको पता है सिस्टम में डिसऑर्डरनेस कहाँ से आता है? टेम्परेचर से आता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही सिस्टम डिसऑर्डर्ड होगा। अब तुम एक बात समझो, हमारे पास